नमस्कार, स्वागत है आपका डी राजस्थान के खास कार्यक्रम चर्चा में पर। इस बार हम बात करेंगे मृदा संरक्षण यानी मिट्टी की देखभाल और इसकी चुनौतियों पर। इसके लिए आपको रूबरू कराते हैं हमारे खास अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार से। अशोक जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में कार्यक्रम पर। नमस्कार। अशोक जी न केवल कृषि विशेषज्ञ हैं अपितु डॉक्टर कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय के पूर्व डीन भी रह चुके हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मृदा संरक्षण की। अशोक जी, मृदा संरक्षण आज एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है प्रकृति संरक्षण का। अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पे तो मृदा संरक्षण कितनी महत्वपूर्ण है? जी, लक्ष्य जी, मृदा या जो बोलचाल की भाषा में हम मिट्टी कहते हैं जी। ये धरती का बेशकीमती संसाधन है। इसको मिट्टी को बनने में यानी हमारी जो धरती के ऊपर की परत है जो कणाकार है, अलग अलग रंगों में दिखाई देती है, इसको बनने में यानी इसकी उत्पत्ति में बरसों लग जाते हैं। बरसों का मतलब हजारों वर्ष लग जाते हैं चट्टानों से टुकड़े होके और फिर धीरे धीरे इस स्वरूप में ये आती है। लेकिन हमारे कुप्रबंधन की वजह से या हमारी अनदेखी की वजह से हवा के एक झोंके से ऊपर की जो बिल्कुल उपजाऊ जो परत है या पानी से अतिवृष्टि से ये बह के चली जाती है और बरसों का जो संसाधन बना था वो एक ही साल में नष्ट हो सकता है, जिससे हमारी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति पर कुप्रभाव पड़ता है और हमारी फसलें कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से खेती में लागत ज़्यादा आती है और किसान को फ़ायदा नहीं होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो संरक्षण है वो आज महत्वपूर्ण विषय भी है। परंतु अगर बात करें मृदा यानी मिट्टी की, तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है और इसका जो हम बात करें जिसकी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है मिट्टी बनने की, वो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, तो किस प्रकार होती है? देखिए, जो मिट्टी की उत्पत्ति है वो हमारे चट्टानों से हुई है। चट्टान टुकड़े होके छोटे पत्थरों के रूप में बनी, फिर यूँ कहें बोलचाल में कि वो छोटे और पत्थर बने, फिर और छोटे, और फिर वर्ष के विखंडन से खंडन से ये आज इस स्वरूप में हमें दिखाई देती है, जो कि धरती की सबसे ऊपरी परत के रूप में है। और मिट्टी के अपने भौतिक गुणधर्म होते हैं, रासायनिक गुणधर्म होते हैं और जैविक गुणधर्म होते हैं। मिट्टी जो है ये एक सजीव है। आपको ताज्जुब होगा कि आज भी हमारे विश्व में जो 95% जो भोजन की आपूर्ति होती है वो मिट्टी में ही उपजती है और खेतों में उपजती है, वनों से आती है। तो मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। बिल्कुल महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि जो बाकी सारे संसाधन हैं वो मुझे लगता है कि मिट्टी से ही निकल के हमको प्राप्त होते हैं। शायद इसलिए इसको संरक्षित करना, इसकी देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल अशोक जी, हम बात करें संरक्षण की आवश्यकता की, तो जो मृदा संरक्षण है और जो मिट्टी है वो लंबे समय से हमारे साथ में है। लंबे समय से मिट्टी की संरक्षण की आवश्यकता अब क्यों पड़ रही है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि जो हम प्राकृतिक जो चीजें हैं, अगर बात करें हवा के माध्यम से जो मिट्टी का हनन हो रहा है, और भी जो चीजें हैं, जो कारण है जिनकी वजह से मिट्टी का हनन हो रहा है, वो तो लंबे समय से चलते आ रहे हैं अशोक जी। परंतु अब ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी है कि मृदा का संरक्षण करना चाहिए? देखिए, हमारी सभ्यताएं हजारों साल पुरानी है, वो इस मिट्टी का निरंतर रूप से फसल उत्पादन में और दूसरी चीज़ें उगाने में दोहन करते आ रहे हैं। जब दोहन था तब तक ठीक था, मिट्टी के बनने की दर और मिट्टी के उपजाऊपन को समाप्त होने की दर लगभग बराबर थी। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न की ज़रूरत पड़ी, तिलहन की ज़रूरत पड़ी, अन्य सारी जो सामग्री मिट्टी से उत्पादन होता है उनकी आवश्यकताएं जैसे जैसे बढ़ी, हमने दोहन से ज़्यादा उसका है जो खनन एक तरह से चालू कर दिया और हमारी मिट्टी बीमार हो गई। यूँ कहें कि हम हमारे स्वास्थ्य की जांच कराते हैं, हमारे जो पालतू पशु हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, लेकिन मिट्टी के स्वास्थ्य का हमने ध्यान नहीं रखा, उसकी अनदेखी करते हैं, तो एक प्रकार से हमारी मिट्टी बीमार हो गई। और बीमार होने का परिणाम ये हुआ कि मिट्टी में पोषक तत्व घटते गए, मिट्टी में कई तरह का क्षरण होता गया, मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट आती गई और जिन मिट्टियों की उपजाऊ शक्ति थी, उर्वरा शक्ति थी, वो बहुत अच्छी हुआ करती थी, वहाँ भी अब एक तरह का विराम लग गया है और फसलों की जो
उत्पादन लागत है वो उसकी वजह से बढ़ने लगी, और जलवायु परिवर्तन की वजह से भी हमारी मिट्टी में बहुत तरह के कुप्रभाव सामने आए। तो इस कारण से अब इस पे निरंतर जोर देने की आवश्यकता पड़ी, और हम जनमानस में ये चीज़ शिक्षित करना चाहते हैं कि मिट्टी हमारे लिए अहम है। सोना चांदी सब अपनी जगह है, लेकिन अगर मिट्टी अस्वस्थ हो गई तो हमें कहाँ से भोजन मिलेगा, कहाँ से हमें वन औषधियाँ मिलेगी, कहाँ से हमें दूसरे जो खाद्य पदार्थ हैं वो मिलेंगे। तो मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी के स्वास्थ्य के संबंध में हमें पूरी जानकारी रखनी चाहिए, और मिट्टी को हमें हर तरह से सुरक्षित संरक्षित रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, बहुत बेहतरीन बात कही आपने कि जिस प्रकार हम बीमार होते हैं तो हमें एक वैद्य की, एक डॉक्टर की, एक चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार जब पशु पक्षी बीमार होते हैं तो उनको भी एक वेटनरी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। उसी भांति जो मिट्टी है, मृदा है, उसको भी दोबारा स्वस्थ करने के लिए आवश्यकता है संरक्षित किया जाए, उसका प्रबंधन किया जाए। तो क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ये प्रबंधन से ही, सुप्रबंधन से ही ये मुमकिन है। तो मृदा प्रबंधन किस प्रकार मुमकिन हो सकता है आपके अनुसार? देखिए, हमारे जैसे किसान भाई हैं वो सब जानते हैं कि जब हम कोई भी फसल लगाते हैं जी, कोई भी, चाहे वन फसलें लगाएं, चाहे हमारी खाद्यान्न फसलें लगाएं, चाहे हमारे पेड़ लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो उनको भूमि से बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे जो प्राथमिक पोषक तत्व है नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश, जो हमारे द्वितीयक हैं वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक जो सल्फर कहते हैं, और हमारे कुछ माइनर जो प्लांट एनिमल जो एलिमेंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो सभी संतुलित मात्रा में हमारी मिट्टी में होना चाहिए। अगर किसी एक की कमी है तो वो कमी दूसरे जो पोषक तत्व है उससे पूर्ति नहीं की जा सकती, वो उसी पोषक तत्व से पूर्ति होगी। तो मिट्टी की सही तरह से डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में क्या चीज़ की कमी चल रही है, मिट्टी के अंदर वायु भी होती है, मिट्टी के अंदर जल भी होता है, उनके अंदर एक बराबर संतुलन होना चाहिए। अगर जल ज़्यादा हो गया और मिट्टी में जो छिद्र हैं, वो जो पोर स्पेस है, अगर वो भर गए तो मिट्टी में जो जीव हैं वो श्वसन नहीं कर पाएंगे और वो मृत प्राय हो जाएंगे, जिसकी वजह से मिट्टी हमारी सजीव नहीं रह जाएगी, वो कालांतर में एक निर्जीव माध्यम सा हो जाएगा, और वहाँ पे कुछ भी फसलोत्पादन या कुछ भी उगाना, जैव विविधता संभव नहीं होगा। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल अशोक जी, क्योंकि आपने जल और वायु की जो महत्ता है, किस प्रकार से एक बिल्कुल बहुत सही मात्रा में इनका होना आवश्यक है, ना केवल बिल्कुल जिस अनुपात में जल का भी होना आवश्यक है, उसी अनुपात में वायु का होना भी उतने भी आवश्यक है। परंतु जिस प्रकार से मृदा में अब रसायनों का उपयोग हो रहा है, उस प्रकार से कहा जाता है कि जो मृदा है उसकी जो गुणवत्ता है वो खत्म होती जा रही है समय के अनुसार। रसायनों से मृदा को क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है, उस पर प्रकाश डालिएगा। देखिए, रसायनों में हम मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए उर्वरक डालते हैं और खाद डालते हैं, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे केचुए की खाद हो, चाहे हमारे मुर्गी खाने की खाद हो, चाहे पत्तियों की खाद हो। तो ये जो प्राकृतिक जो खाद है, ये इनमें सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में हमारे पोषक तत्व होते हैं। लेकिन जो रासायनिक खाद है, चाहे वो यूरिया है, चाहे डायमोनियम फास्फेट है, चाहे म्यूरेट ऑफ पोटाश है, चाहे वो सिंगल सुपर फास्फेट है, इनमें एक पोषक तत्व होता है। तो अगर एक की अधिकता हो जाएगी तो दूसरे पोषक तत्वों का अनुपात, उनका संतुलन दुष्प्रभावित हो जाता है। इसलिए मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उस परीक्षण से ही हमें पता चलता है कि कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में कम है। मिट्टी में हमारे में जो कार्बनिक पदार्थ है, जिसको हम जीवांश कहते हैं, उनकी निरंतर कमी होती जा रही है। पहले हर घर के अंदर मवेशी होते थे, पालतू पशु होते थे, दुधारू पशु होते थे, उन पशुओं का जो मलमूत्र था, गोबर था, वो है जो खेतों तक जाता था। लेकिन अब पालतू पशुओं की संख्या में भी कमी आई है, और उनका जो गोबर की खाद थी वो नहीं डाल पा रहे हैं। इस वजह से जीवांश में कमी आ रही है, और हमारी जो मिट्टी है वो बीमार सी हो रही है। तो उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अशोक जी, जैसे आपने मिट्टी की जांच की बात कही, तो लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा मिट्टी की जांच निरंतर रूप से कराने के लिए लगातार न केवल प्रसारण किया गया और किसानों को जागरूक भी किया गया। तो वर्तमान में मिट्टी की जांच के लिए क्या प्रावधान है, किस प्रकार से इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है? देखिए, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो एक तरह से जच्चा बच्चा कार्ड की तरह है। हर किसान को
दूरदर्शन के माध्यम से, चाहे और दूसरे संचार माध्यमों से, जी। सरकारी एजेंसियों के माध्यम से ये सलाह दी जाती है कि वो अपनी मिट्टी की जांच करवाएं जी। और उस जांच में मापन भी कराएं कि इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना है, फॉस्फेट का प्रतिशत कितना है, गंधक जी। कितना है, जस्ता कितना है, लोहा कितना है, ताकि पता चल सके कि हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। और अब ये योजना थी, काफ़ी सफल रही। बहुत सारे हमारे किसानों ने, अधिकांश किसानों ने जी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया और उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर ही वो प्रयास करते हैं कि पोषक तत्वों की पूर्ति की जाए। लेकिन फिर भी कई बार हमारे छोटे किसान हैं या उनको समय पे वो चीज़ नहीं डाल पाते जी, हैं, जी, तो मिट्टी के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हमारी फसलों की उपज पे दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हम यही संदेश देते हैं कि मिट्टी की जांच करावें और उसमें बिल्कुल, जांच बिल्कुल। के आधार पे वो जो पोषक तत्व हैं उन्हीं की पूर्ति करें, न कि अपने किसी पूर्वाग्रह से बिल्कुल, ग्रस्त बिल्कुल। होके क्योंकि इस जो के- मिट्टी की जांच भी है अशोक जी, इसकी भी एक विशेष प्रक्रिया है। बता रहते हैं कि आपको हर कोने से मिट्टी लेनी पड़ती है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है, कहाँ किस प्रकार से मिट्टी लेके जाई जाए, और अब जब आप जांच कराने जाएं अपने स्वास्थ्य जैसे मृदा कार्ड से, हमारा तो जो खेत जी, है उसको छोटे छोटे प्लॉट्स में बांट के जी। और उन प्लॉट्स से मिट्टी का नमूना लिया जाए। वो जो खुरपी से लेना चाहें या अगर जी। से लेना चाहें, तो उसमें एक स्लाइस सी, जैसे अपन हलवा काटते हैं उस तरह के एक वी शेप की स्लाइस बना के, और फिर उससे जो हम सैंपल लेते हैं और उस नमूने को अलग अलग जगह से लिए हुए इस नमूनों को हम एक जगह पे रखते हैं, फिर उनको जो मिक्स करते हैं, फिर मिक्स करके और उसको काटते हैं, फिर 2 भाग कर जी। देते हैं, फिर 4 भाग करते हैं, फिर उनके आमने सामने के भागों को लेके, और इस तरह से एक प्रतिनिधि हमारा मिट्टी का नमूना तैयार कर लेते हैं। और अब ये मानते हैं कि इस नमूने के अंदर हमारे जी। खेत की जो भी मिट्टी थी उसके सारे गुणधर्म परिलक्षित होंगे, और उसको फिर हम प्रयोगशाला में भेजते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके जो परिणाम के आधार पे फिर हम पोषक तत्वों का निर्धारण करते हैं। बिल्कुल। अशोक जी, जो जैविक खेती है उसके लिए किसानों को लगातार कुछ समय से और कुछ पिछले सालों से, गत वर्षों से हम देख सकते हैं कि जैविक खेती के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है, और न केवल जागरूक बल्कि किसान भी बढ़ चढ़कर जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो जैविक खेती भी, क्या हम बात करें अगर मृदा की, तो मृदा संरक्षण में क्या जैविक खेती कारगर साबित हो सकती है? बिल्कुल सही आपने बात फरमाई जी। देखिए, जो रसायनों की बात की थी, रसायनों के अंधाधुंध प्रभाव से हमारी जो मिट्टी के स्वास्थ्य पे कुप्रभाव पड़ा है, उसको अब उपभोक्ता और जो उत्पादक सभी समझने लगे हैं, और जैविक खेती की तरफ हमारा रुझान बढ़ने लगा है। और विशेषकर कोरोना के बाद में जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई, वो काफ़ी कुछ जैविक खेती और जैविक उत्पाद से उसका समाधान ढूंढा जाने लगा है। अब जैविक खेती जैसे ही एक प्राकृतिक खेती की अवधारणा और आई है कि हम कम से कम जो बाहरी जो उर्वरक वगैरह रसायन हैं उनका उपयोग करें, और खेत की मृदा को उर्वरा बनाए रखने के लिए हम जो जीवांश है, चाहे वो गोबर की खाद के माध्यम से है, चाहे पत्तियों की खाद के माध्यम से है, चाहे वो हमारे केचुआ खाद के माध्यम से, मुर्गी खाने की बीट के माध्यम से, उनसे ही हम खाद की आपूर्ति करें, और हमारी मिट्टी में जो जीवांश का ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी बढ़ोतरी करें, जिससे कि हमारे खेत की जलधारण क्षमता भी बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, और हमारे पोषक तत्वों की जो आपूर्ति है वो भी सही संतुलित मात्रा में हो सकेगी, और हमारा उत्पाद है वो रसायन मुक्त होगा, स्वास्थ्य के लिए उत्तम होगा, और हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। साथ ही साथ हमारी जो मवेशी हैं जो कि चारा खाते हैं, उन चारा जो फसलों के जो बाई प्रोडक्ट है उसमें भी ये जो पोषक तत्व हैं वो सही संतुलित मात्रा में आएंगे। बिल्कुल। अशोक जी, जल और वायु की हम बात कर रहे थे, उस पर दोबारा वापस आएंगे। अगर हम मृदा स्वास्थ्य की बात करें तो सिंचाई जल माना जाता है कि एक अहम भूमिका निभाता है मृदा में। बिल्कुल। सिंचाई जल अगर हमारा मीठा है, उसमें कोई तरह की समस्या नहीं है, जैसे कई जगह तेलिया पानी होता है, खारा पानी होता है बोलचाल में जो हम कहते हैं, ऐसे पानी से खेती करने पे जो अच्छा मिट्टी का स्वास्थ्य है जो अच्छा था वो भी है जो समस्याग्रस्त हो जाता है। तो सिंचाई के पानी की जांच कराना भी बहुत आवश्यक है। अगर बरसात का पानी है तो वो बिल्कुल मीठा और
खेती के लिए उत्तम है। अगर नहरी पानी है तो वो भी जी। बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार हम नए नए बोर तलाशते हैं जी। और वो बोर के माध्यम से कई बार वो जो खारा पानी है वो निकल आता है, तो अच्छा खेत भी उसकी सिंचाई के कुछ सालों बाद खराब हो जी। जाते हैं। इस प्रकार से इसकी जो गुणवत्ता है वो भी कुछ समय के बाद में वापस लाई जा सकती है मिट्टी की, हम मानते हैं। बिल्कुल। जी। समस्याग्रस्त मृदा की जब हम बात करते हैं जी। तो लवणीयता की समस्या होती है जी। या क्षारीयता की समस्या होती है, जो पीएच मान के माध्यम से हमें पता चल जाता है। और जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता है उसमें पहली जांच यही होती है कि मिट्टी की पीएच मान कितना है, वो क्षारीय है, लवणीय है या उदासीन है। तो उदासीन जिसका पीएच मान 7 के आसपास, 6.5 से 7.2 तक होता है, वो सबसे श्रेष्ठ होती है। और फिर जैसे जैसे उसका पीएच मान बढ़ता है, इसका मतलब उसमें लवण का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। तो उसको वापस उसको मतलब सुधारने के लिए कुछ हमें मृदा सुधारक की भी जरूरत पड़ सकती है। और कई बार अगर थोड़ा बहुत ही लवण की मात्रा है तो उसको बरसात का पानी भर के या उसमें जिप्सम डाल के उसको सुधार कर सकते हैं और उसी खेत को हम वापस से पुनः खेती योग्य बना सकते हैं। उस समस्याग्रस्त मृदा का उपाय बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वस्थ मृदा पर्यावरण संरक्षण से भी देखी जाती है। आपके अनुसार एक स्वस्थ मृदा पर्यावरण संरक्षण में कितनी भूमिका निभा सकती है? बिल्कुल पूरी भूमिका निभाती है, क्योंकि जो हमारा जो पर्यावरण है वो बना है चार है, जो 4-5 तत्व जो हैं। बिल्कुल। हाँ, उसको हम कहेंगे या तो जैसे कि वायुमंडल है, जल मंडल है, थल मंडल है और एक हमारा जीव मंडल है। तो हमारा थल मंडल में जो हमारा लिथोस्फीयर है, इस लिथोस्फीयर का अहम भाग है जो टॉप सॉइल मिट्टी। बिल्कुल। तो अगर एक भाग ये 4 मंडलों में से अगर दोष युक्त होगा तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण दूषित हो गया। तो इसको ठीक रखने के लिए हमें मृदा स्वास्थ्य को ठीक रखना होगा और मृदा स्वास्थ्य के लिए उसमें पोषक तत्व सही और संतुलित मात्रा में है। उसमें जो जीव हैं, चाहे वो हमारी आंखों से देखे जाने योग्य हैं या सूक्ष्म जीव हैं, उन सब का भी पर्याप्त संख्या में होना आवश्यक है। नहीं मिट्टी में पड़े हुए पोषक तत्वों का वो पौधों को सुलभ नहीं हो पाते हैं और हमें बार बार पोषक तत्व डालने पड़ते हैं, जिससे खेती में लागत बढ़ती है और किसानों की समृद्धि में बाधा आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पोषक तत्व सही मात्रा में मिलें, सही समय पे मिलें, इसके लिए स्वास्थ्य को ध्यान में रखना होगा और तभी हमारा पर्यावरण संरक्षित रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर्यावरण संरक्षण में भी जो मृदा स्वास्थ्य है वो एक अहम भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल आपने सही बताया अशोक जी। उसके साथ में हम बात करें भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां पर कृषि एक अहम भूमिका निभाती है, वहां पे स्वस्थ मृदा कितनी अहम हो सकती है आपके अनुसार? बिल्कुल, स्वस्थ मृदा है तो हमारा किसान समृद्ध है और किसान समृद्ध है तो हमारा देश समृद्ध है। क्योंकि हमारे देश में आज भी 55% के करीब जो लोगों का जीविकोपार्जन का साधन है वो कृषि या कृषि संबंधी उद्यमों से ही आता है। तो हमारा जो मिट्टी है वो स्वस्थ है, इसका मतलब उसमें सारे पोषक तत्व सही मात्रा में हैं और सही अनुपात में हैं। वो पोषक तत्व हमें सुलभ होंगे, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो हमारे दवाई का बिल है वो कम आएगा, हमारे मवेशी स्वस्थ रहेंगे, मवेशियों से जो दूध मांस वगैरह मिलेगा उसके सेवन से जो मानव है वो मानव सब स्वस्थ रहेंगे और हमारा पूरा सिस्टम ही जो पारिस्थितिकी क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, मुझे लगता है वो शायद मिट्टी से ही जुड़ी हुई है। अगर मृदा ही हमारी स्वस्थ रहेगी तो जो उत्पादकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है मेक इन इंडिया को लेकर जिस प्रकार से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि भारत में ही उत्पादकता बढ़ाई जाए, तो वो उत्पादकता मुझे लगता है स्वस्थ मृदा से ही उत्पादकता संभव हो पाएगी और जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन की बात वैश्विक स्तर पे की जा रही है अशोक जी। अगर हम बात करें मृदा से, तो मृदा से जलवायु परिवर्तन का क्या संबंध है और स्वस्थ मृदा किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन में एक कारगर साबित हो सकती है? देखिए, जब बात कर रहे थे कि हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन होता है, वो कार्बन अगर हमारे जलवायु में तापमान बढ़ रहा है तो वो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, इसका मतलब फिर हमारा तापमान बढ़ेगा वातावरण का तापमान।
तो इससे क्या होगा कि तापमान अगर बढ़ेगा तो हमारे जलवायु परिवर्तन की जो मौसम में चरम जो जी। मौसम है वो उसके जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दिन गर्म होंगे, ज़्यादा दिन हमारे बरसात वाले होंगे, बरसात भी भीषण आ सकती है। और जिन क्षेत्रों में सूखा था वहाँ अतिवृष्टि हो सकती है, जो क्षेत्र अच्छी बरसात वाले थे वहाँ पे सूखा पड़ सकता है, असामान्य मौसम असामान्य मौसम हो परिवर्तन जाएगा। जो तो देखे जाते हैं। असामान्य मौसम होने से वो सारा हमारा पारिस्थितिक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा और हमें परेशानी हो जाएगी। किसानों को खेती की लागत बढ़ जाएगी, उनका मुनाफा घट जाएगा और ये सारा से जो हमारा इकोसिस्टम जो कहते हैं हम पारिस्थितिकी है ये दुष्प्रभावित होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रकाश डाले क्या क्या परेशानियां हैं, किस प्रकार संरक्षण होना चाहिए, किस प्रकार से ये एक महती भूमिका निभाता है। परंतु अगर अब बात करें संरक्षण की, मिट्टी की देखभाल की, तो किस प्रकार से हम देखभाल कर सकते हैं, उसके क्या उपाय हैं? देखिए, देखभाल का मतलब अभी जो अपन ने शुरुआत में बात की कि जिस तरह से हम हमारे स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं, हम थोड़ी सी समस्या आती है तो हमारा ब्लड प्रेशर नपवाते हैं, हमारा तापमान लेते हैं, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है या दूसरे जो खून की जांच कराते हैं, जो मानदंड है, और हमें किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर से या अस्पताल से वो पूरी रिपोर्ट मिलती है और उस रिपोर्ट में जो सामान्य जो रेंज है वो लिखी होती है और हमारे जो नापने के बाद जो आती है ऑब्जर्वेशन वो लिखी होती है। तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है कि कुछ बढ़ा हुआ है या मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो उसी तरह से मिट्टी के लिए भी सारे मानदंड तय हैं। तो वो मानदंड अगर हमें मालूम होंगे तो उसके आधार पर हम उनकी निगरानी करेंगे और फिर उसके प्रबंधन का उपाय करेंगे। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से मिट्टी के प्रति सजग हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं और क्या कारगर उपाय हम उठा रहे हैं। किसान भाइयों के लिए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए, अगर मेरे जो किसान भाई हैं उनके लिए क्या संदेश है, किस प्रकार वो मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं, नियमित रूप से इसको संरक्षित कर सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं? जी देखिए, मैं हमारे श्रोता किसान भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो आपने बनवा रखा होगा, परंतु वो एक बार बनवाया हुआ हमेशा के लिए नहीं है। हर वर्ष मिट्टी की जांच करावें, जांच करा के उसमें जो आता है मान, वो उन मान के हिसाब से आप अपने पोषक तत्वों का प्रबंधन करें। पानी की भी जांच करावें, क्योंकि सिंचाई के पानी से आपके मिट्टी का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है और अहम भूमिका रखता है। पानी की जांच करवाएं। फिर इसके बाद में हमारे जो और मानक हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी जो टेस्ट हैं मिट्टी के, उसमें बैक्टीरिया कितने हैं, उसके अंदर और दूसरे जीव कितने हैं, मित्र कीट कितने हैं, अगर उसके अंदर कोई दुश्मन कीट पनप रहे हैं तो उनके लिए भूमि उपचार करें। तो इस तरह से हम हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे तो मिट्टी हमारी पोषक तत्व सप्लाई करती रहेगी और खेतों की उपज बढ़िया होगी। वो जो अनाज उपजेगा वो भी पूरा गुणकारी होगा, हमारा खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और राष्ट्र में समृद्धि आएगी। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, साथ ही साथ राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मृदा संरक्षण, मिट्टी की देखभाल के लिए, इसकी जागरूकता के लिए विभिन कार्यक्रम, विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुछ एक योजनाओं के बारे में अगर आप हम दर्शकों को बता पाएं और किस प्रकार संचालित की जा रही है। आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे चर्चा की, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो भी यही है कि टिकाऊ खेती हम कैसे करें ताकि टिकाऊ तरीके से हम हमारे मिट्टी का प्रबंधन कर सकें और मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखें। इसके अलावा इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके अंदर भी हम ये है कि जलग्रहण क्षेत्रों में हम मिट्टी से जो बहता हुआ पानी है उसके क्वालिटी और क्वांटिटी पे कैसे नियंत्रण रखें ताकि हमारे मिट्टी का कटाव कम से कम हो, मिट्टी का अपरदन कम हो, मिट्टी हमारी स्वस्थ रहे और इसका संरक्षण रहे। बिल्कुल, लगातार चूंकि जो मिट्टी है वो उस उत्पादकता के साथ में और विभिन्न कारणों के कारण जो उसका देखभाल है वो एक आज अहम मुद्दा हो चुका है, न केवल किसानों के लिए बल्कि जो हमारे आम जनजीवन है उसमें भी मिट्टी का एक महती भूमिका है। तो जो आम जन है वो, और विशेषकर हम बात करें अशोक जी युवा, क्योंकि जो युवा है वही देश का भविष्य है, तो युवा और आम जन किस प्रकार मृदा संरक्षण यानी मिट्टी की देखभाल और इसकी
संरक्षण में एक महती भूमिका निभाते हुए इसका संरक्षण कर सकते हैं, इसकी देखभाल कर सकते हैं? जी, देखो, मिट्टी के स्वास्थ्य को लेके और मिट्टी की जो अहम भूमिका है, इसको समझते हुए विश्व स्तर पर 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। यानी कि मिट्टी संबंधी समस्या केवल राजस्थान या भारतवर्ष की नहीं है, ये विश्वव्यापी समस्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मिट्टी जैसे संसाधन की अनदेखी प्रारंभ कर दी। तो उसके लिए हर वर्ष 5 दिसंबर को मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अलग अलग थीम रखी जाती है। जैसे इस वर्ष की थीम है कि मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें और प्रबंधन करें। तो वो इसीलिए जो हमारा खाद्य कृषि संगठन है FAO जो UNO का, उसने ये कहा कि भाई हर वर्ष हमारे युवा वर्ग को, हमारे विद्यार्थी वर्ग को, हमारे जन सामान्य को हम इस थीम से, मिट्टी की भूमिका से, मिट्टी की अहमता से अवगत कराते रहें, उनके दिलो दिमाग में मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति जानकारी रखें और वो किसी भी अपने मनसा वाचा कर्मा से मिट्टी का दुरुपयोग ना करें, मिट्टी का मतलब कुप्रबंधन ना करें। जी अशोक जी, आजकल देखा जाता है कि प्राय रूप से जो लोग हैं वो अपने घर की छतों पर, बालकनी में पॉली फार्मिंग करते हैं। कुछ घरों पे छोटे हम कहें क्षमता में जो फार्मिंग करते हैं, कुछ छोटा मोटा उगाना चाहते हैं। उसमें भी एक मृदा संरक्षण और मिट्टी की स्वस्थता, जो हम कहें कि इसकी लगातार रूप से ध्यान रखना, मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं है, उसकी बहुत आवश्यकता है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे टेरेस फार्मिंग का तरफ इशारा है आपका, तो ये शहरों में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। समस्या केवल ये आती है कि पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, और गमलों में कोई लोग मिट्टी के वैसे ही फैला के और उसमें खेत की तरह, जैसे छोटा प्लॉट की तरह उसको खेती करने के, या कुछ तरकारी जो अपने घरेलू कंजम्पशन के लिए काम लेना चाहते हैं। यह एक अच्छी विधा है, क्योंकि खेतों का आकार घटता जा रहा है। जैसे जैसे विकास हो रहा है, वो हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। तो अपने घरेलू उपभोग के लिए अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें भी जांच करवाएं और उसका जो उर्वरा शक्ति प्रबंधन है वो करते रहें। उसके अंदर भी खाद डालें, केचुए की खाद डालें, या अपने घर पे ही जो पत्तियां वगैरह हो, उसको कहीं खड्डा है तो उस गड्ढे में जैविक खाद घर पे भी बना सकते हैं। केचुए की खाद भी छोटा सा एक जगह है तो बना सकते हैं। जी, मृदा संरक्षण के लिए जो जागरूकता है उसको लेकर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। युवा किस प्रकार मृदा संरक्षण में लोगों को जागरूक कर सकता है, एक जागरूकता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा जो युवा वर्ग है, चाहे वो पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, वो है जो अपने आसपास में जो मिट्टी है उसके कटाव को रोक सकते हैं। अगर मिट्टी कहीं पे बहके जा रही है तो वहाँ घास लगा सकते हैं, वहाँ पे जो हरियाली के लिए पेड़ लगा सकते हैं। और फिर जब वो पेड़ बढ़ता है तो आपको खुद को खुशी होगी देख के, ये मेरा लगाया हुआ पेड़ है, ये मेरी स्कूल में लगाया हुआ पेड़ है और ये निरंतर बढ़ रहा है। क्योंकि या कहीं रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे अगर कुछ आप लगाते हैं तो वो मिट्टी खिसकती थी। आजकल आप देखते हैं कि लैंडस्लाइड्स की कितनी समस्याएं बढ़ी है, तो ये मिट्टी के कटाव की वजह से बढ़ी है, मिट्टी के कुप्रबंधन की वजह से बढ़ी है। तो उसको आप रोक सकते हैं अपने आसपास में, या जहाँ भी कोई कम्युनिटी लैंड है वहाँ पे वृक्षारोपण कर सकते हैं। जो हमारे गाँवों के आसपास चरागाह भूमि है उसका अति दोहन हो रहा है। चरागाह भूमि को हम ऐसा समझते हैं कि ये वेस्ट लैंड है, बंजर है, ऐसा नहीं है। अगर हम वहाँ पे भी संरक्षण करें तो हमारी चरागाह वापस से उनका जीर्णोद्धार हो जाएगा और गांव के आसपास के दुधारू पशु है उनको चरने के लिए वहीं पे स्थान मिलेगा और पोषक बढ़िया चारा वहाँ पे, न केवल उनको एक चारा का स्थान मिलेगा, अपितु जो मृदा संरक्षण है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपने जिस प्रकार से ज्ञानवर्धक आपने बातें बताई और मृदा संरक्षण के ऊपर जिस प्रकार से आपने प्रकाश डाला, आपके लिए हम आभारी हैं। और जिस प्रकार दर्शकों को भी आपने ज्ञानवर्धक बातें समझाई, हम उम्मीद करते हैं कि देखने वाले दर्शक न केवल मृदा संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे, अपितु मृदा संरक्षण में भी अपनी एक महती भूमिका निभाएंगे। आपके लिए बहुत बहुत आभार अशोक जी, आपने इस प्रकार हमारे कार्यक्रम पधारे और मृदा संरक्षण और मृदा की देखभाल के लिए, मिट्टी के संरक्षण के प्रति आपने इतना प्रकाश डाला। फिर लौटेंगे आपके साथ हम एक नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ को लेकर। फिलहाल के लिए दीजिए मुझको इजाजत। नमस्कार।